हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, आपको तो पता ही है फास्ट ट्रैक क्लासेस हम लोग ऑलरेडी चला रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स के बाद अब बारी आ रही है डायरेक्ट टैक्स की। तो डायरेक्ट टैक्स में फास्ट ट्रैक क्लास का आज नंबर 1 लेक्चर है, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इनकम टैक्स की। तो इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट के 2 लेक्चर्स होंगे, एक टैक्स रेट्स की और एक थियोरेटिकल पार्ट का। टैक्स रेट्स के अंदर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा टैक्स रेट्स के बारे में, और भी बहुत सारी बेसिक बातें हैं जो उसमें होंगी। प्लस लेक्चर नंबर 2 जो होगा इनकम टैक्स में, वो थियोरेटिकल पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, इन सबको रिवाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इनकम टैक्स, जैसे कि मैंने वादा किया था कि जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों फास्ट ट्रैक क्लासेस चल रही हैं। आप लोग ये क्लासेस परचेज कर सकते हो और नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है। और दैट्स इट। हम इसके अंदर प्रैक्टिस भी करेंगे सेशंस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इनकम टैक्स की रिवीजन। सबसे पहले चैप्टर से इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसके अंदर हम लोग टैक्स रेट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। सो एवरीवन, व्हाट इज टैक्स। अच्छा, मैं अभी क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। टैक्स रेट्स के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, जैसे कंप्यूटेशन, उसकी मैं लाइव सेशन अलग लूंगा। तो टैक्स रेट्स, उसके लिए लाइव सेशन क्या करेंगे, और क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो हम लोग वहां करा करेंगे। बट यहां पर अभी फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा थियोरेटिकली को फटाफट रिवाइज करना। ठीक है। सो व्हाट इज टैक्स। सबसे पहले बताओ टैक्स क्या है। तो टैक्स इज लेविड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। तो अल्टीमेटली ये तो हमें पता है कि ये कॉमन वेलफेयर के लिए खर्चों के लिए होता है। और ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, हम लोग जानते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है आप लोग साथ साथ अपने आंसर्स भी देते जा रहे हो। द पर्सन हु पे टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम द समबडी। यानी इसका मतलब क्या है कि बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, सब लोग जानते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है। ओके, ठीक है, हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करता है और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। अच्छा, डायरेक्ट प्रोग्रेसिव का मतलब समझते हैं ना, इनकम ज्यादा टैक्स भी ज्यादा, इनकम कम टैक्स विल रिमेन लेस। मुझे बताओ रिग्रेसिव में क्या है, आपकी इनकम, आप अमीर हो या गरीब, टैक्स विल रिमेन सेम। सो इनडायरेक्ट टैक्स में रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको वैसे पार्शियली रिग्रेसिव भी बोलते हैं, बट यस, क्योंकि मटेरियल्स के अंदर इसको रिग्रेसिव दिया जाता है तो हम लोग रिग्रेसिव बोल रहे हैं। अदरवाइज इसको मैं पार्शियली रिग्रेसिव ही कंसिडर करता हूं। बताओ प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, ठीक है। डायरेक्टली शिफ्टेड बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड डायरेक्ट टैक्स में, और इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स में इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। यस, हाँ, डायरेक्ट टैक्स जो है वो कमोडिटी के प्राइस को इंपैक्ट करता है। बताओ कैसे। सर, अगर आज इनकम टैक्स बढ़ जाए तो आपका परचेजिंग पावर पे इंपैक्ट आएगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अच्छा, परचेजिंग पावर कम हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी। किन की? गुड्स की डिमांड। कौन से गुड्स की डिमांड? सर, जो नॉर्मल गुड्स हैं, जो लग्जरी गुड्स हैं, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर उनकी डिमांड कम हुई, सप्लाई तो कांस्टेंट रहती है दोस्तों, तो अल्टीमेटली प्राइसेस क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे। प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो क्या कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट प्राइस पे आता है? हाँ। सो इनकम टैक्स बढ़ने से प्राइसेस गिर जाते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स गिर जाए तो प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं। हाँ, अगर इनकम टैक्स गिर जाए तो क्या आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी? यस। डिमांड बढ़ जाएगी? यस। प्राइसेस क्या करने होंगे? बढ़ाने होंगे। इज दैट क्लियर? सो इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली इफेक्ट करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। यानी अगर मैं कहता हूं आज जीएसटी बढ़ जाए तो क्या प्राइसेस बढ़ जाएंगे? हाँ। जीएसटी घट जाए तो प्राइसेस घट जाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली इफेक्ट करता है? यस सर। अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेस इज जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका, जो अथॉरिटी है इसकी, मतलब सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस की, वो पावर किसके पास है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। किसके पास है? सीबीडीटी के पास। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ओके, मुझे बताओ डायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल क्या दोगे? इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, है ना, कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ, ये हमारे डायरेक्ट टैक्स हो गए। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या एग्जांपल दोगे? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और वैट। बच्चे कहेंगे वैट तो सर जिंदा नहीं है, बट आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों को पता ही है, वैट और सीएसटी अभी भी 2 आइटम पे लग रहा है। बताओ कौन कौन से? वैट और सीएसटी अभी भी 2 आइटम पे लग रहा है। अभी आप पता होना चाहिए कौन कौन से? पेट्रोलियम और एंड एल्कोहलिक लिकर। हाँ या ना? एल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम, ये 2 आइटम्स ऐसी हैं जिसके ऊपर अभी भी वैट और सीएसटी लगता है। बच्चों, सीएसटी कब लगता है? जब कभी इंटर स्टेट सेल करते हैं। वैट कब लगता है? जब कभी इंट्रा स्टेट सेल करते हैं, मतलब विद इन द स्टेट सेल करते हैं। जीएसटी
सप्लाई पे गुड सप्लाई किया, सर्विस सप्लाई करी या दोनों सप्लाई किया तो उस पर जीएसटी लगता है। एक्साइज ड्यूटी कब लगता है? मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया। सर ये तो खत्म हो गया, सर ये तो खत्म हो गया। हाँ बेटा, एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया है, बट स्टिल एक्साइज ड्यूटी, जो मैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहा हूं, ये अभी भी 2 प्रोडक्ट पे जिंदा है। बताओ कौन कौन से? टोबैको, कौन से? टोबैको यानी सिगरेट्स वगैरह के ऊपर आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। अच्छा, इसके अलावा पेट्रोलियम आइटम्स, पेट्रोलियम आइटम्स पे सर दोनों लगते हैं? हाँ, पेट्रोलियम आइटम पे दोनों लगते हैं, यानी पहले मैन्युफैक्चर हुए होंगे और फिर बिके होंगे। इज दैट क्लियर? मैन्युफैक्चर हुए तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी ले ली, बिकने पर वैट ले लिया। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, सो ये है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है क्या सर? कभी कभी आ ही जाता है, कभी कभी इंस्टीट्यूट को ख्याल आ जाता है कि चलो यार आज इसके बारे में पूछ लेते हैं। कभी कभार बच्चों को खुश कर देना चाहिए, तो इसलिए कभी भी हल्के में नहीं लेना, कोई भी टॉपिक को पढ़ते रहो। मतलब कितनी मिनट लगेगा? मतलब 2 मिनट, 2 से 5 मिनट मुझे लगे। टैक्सेबल इवेंट क्या है? An event or situation which gives rise to tax liability। कोई भी इवेंट या कोई सिचुएशन जिसकी वजह से टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाए, हम उसको टैक्सेबल इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टैक्सेबल इवेंट कहते हैं। जैसे कि सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, क्यों लगता है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है इंटरस्टेट सेल। क्या कारण है? इंटरस्टेट सेल। वैट का कारण क्या है? इंट्रा स्टेट सेल। जब हम विद इन द स्टेट सेल करते हैं तो वैट लगता है, आउटसाइड द स्टेट बेचते हैं तो इंटरस्टेट सेल पर सीएसटी लगता है। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, कस्टम ड्यूटी कब लगती है? जब भी हम कभी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी कब लगता है? जब भी हम कभी गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में, तो लगता है। तो ये क्या है, आपको समझ में आ रहा है? ये वो कारण है, ये वो सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से ये टैक्सेस लग रहे हैं। तो आज इंटरस्टेट सेल कर रहे हैं सीएसटी, इंट्रा तो वैट। कस्टम ड्यूटी कब लग रही है? जब आप गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो। एक्साइज ड्यूटी कब लग रही है? जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो इंडिया में। जीएसटी कब लगता है? जब भी आप कभी गुड्स सप्लाई करते हो या सर्विसेज सप्लाई करते हो, या दोनों सप्लाई करते हो, ये भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना। इनकम टैक्स कब लगता है? अर्निंग टैक्सेबल इनकम पे। जब आप कभी टैक्सेबल इनकम कमाते हो, क्योंकि हर एक इनकम दोस्तों टैक्सेबल नहीं होती, हमें पता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इनकम्स, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल वो जिसके ऊपर टैक्स लगता है, और एक होती है एग्जेम्प्ट इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगता है। तो आप लोगों को फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। पावर टू लेवी टैक्सेस। बच्चों, आर्टिकल 265 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। क्यों? देखो, आज मैं कहता हूं कि कानून के बिना कोई टैक्स लग सकता है? नहीं। संविधान से पावर ना मिले तो उसके बिना टैक्स ही नहीं लग सकता। तो आज आर्टिकल 265 पढ़ना बहुत जरूरी है। कहता है कोई भी टैक्स नहीं लग सकता, शेल बी लेविड, नो टैक्स शेल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक लॉ आपको परमिशन ना दे दे, ना ही कोई टैक्स लगाया जा सकता है, ना ही कोई टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। यह आर्टिकल 265 कहता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मुझे बताओ, यही वो कारण है आर्टिकल 265 जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को नया आर्टिकल लेके आना पड़ा। किसके लिए? जीएसटी के लिए, क्योंकि जीएसटी में तो कोई जगह ही नहीं थी कि जीएसटी को कैसे लेके आए। तो आर्टिकल 246A बनाया, नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ गया उनको। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि आर्टिकल में जगह होनी जरूरी, मतलब संविधान में जगह होनी जरूरी है। संविधान यानी लॉ, अथॉरिटी ऑफ लॉ संविधान से मिलती है दोस्तों। क्या ये बात समझ में आती है? तो नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये काम आपके जीएसटी में भी आ सकता है, तो पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 में 7th शेड्यूल में 3 तरह की लिस्ट आती हैं। ओके, एक आता है आर्टिकल 246 7th शेड्यूल में 3, एक आता है यूनियन लिस्ट, एक आता है स्टेट लिस्ट और एक आता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिनकी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अच्छा, स्टेट लिस्ट वो टैक्सेस है या वो कानून है जिनकी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है या जिनके टैक्सेस जो कानून है उनकी पावर दोनों गवर्नमेंट्स के पास है। ओके, अच्छा सर, याद है ना? एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स, 83 कस्टम ड्यूटी, 84 सेंट्रल एक्साइज, 92A CST, 97 कोई भी टैक्सेस जो कभी किसी भी एंट्री में कवर नहीं हो रहे हैं वो यहां कवर हो जाएंगे। जिसमें मैंने आपको बताया था बाद में क्या आ गया था? सर्विस टैक्स आ गया था। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो भाई आपको याद करना है ना, तो याद करना स्टार्ट करो। 82 इनकम टैक्स है, 83 कस्टम ड्यूटी है, 84 सेंट्रल एक्साइज है, 92A CST है, 97 सर्विस टैक्स है। हालांकि ये डिलीट हो चुका है, ये डिलीट है, अधमरा हो चुका है। बोलो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी अधमरा है। तो स्टेट एक्साइज, अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने पास पावर रखी है गुड्स मैन्युफैक्चर करने पर, ड्यूटी लगाने पर, बट बताओ क्या सब पे लगाती है? नहीं, कुछ ही गुड्स हैं जिस पर मैन्युफैक्चरिंग करने की ड्यूटी लगाने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और वो कौन से हैं दोस्तों? नशे, अल्कोहलिक लिकर, ओपियम, नारकोटिक्स और इंडियन हेम्प।
इनके ऊपर स्टेट एक्साइज कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट लगाता है। समझ गए बात? और बाकी सारे प्रोडक्ट्स पर क्या लगता था? सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज लगाती थी। हालांकि वो बात और है कि अब तो डिलीट ही हो गया, अब तो सिर्फ 2 ही आइटम पे सेंट्रल एक्साइज लगता है। बताओ कौन कौन से? पेट्रोलियम और टोबैको। ओके, वैट कब लगता है? वैट तो सर डिलीट ही हो गया ना, वैट अधमरा हो गया। क्या ये जिंदा है? ये जिंदा है। एंट्री नंबर 51 स्टेट एक्साइज, 54 वैट। वैट वैसे अधमरा है। बताओ, एल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम आइटम सिर्फ इन्हीं दोनों पे लगता है। और भाई पेट्रोलियम भी कुछ टाइम के ही मेहमान है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है इसको जीएसटी में वापस ले आएगा, तो जीएसटी में आएगा तो वैट से हट जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद आगे आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कोई भी कानून या कोई भी टैक्स जिनकी पावर दोनों को दे दी जाए। तो टैक्सेस नहीं डाले गए इसके अंदर बाकी के सिविल लॉज, क्रिमिनल प्रोसीजर्स, आईपीसी इज कवर्ड। समझ गए बात? कोई टैक्स नहीं डाले गए। ओके, आगे आ जाओ सर। इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं 1961। बच्चों ये तो पता ही है ये ईयर कौन सा होता है? जिस ईयर में बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिस ईयर में बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बताओ सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले लोकसभा से पास होता है, फिर उसके बाद राज्यसभा से पास होता है, और फिर प्रेसिडेंट से असेंट मिलता है। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। सो इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड ऑन टोटल इनकम। जो आपकी टोटल इनकम होती है प्रीवियस ईयर की, उस टोटल इनकम पे हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। क्या आपको पता है टोटल इनकम के 5 कंपोनेंट्स हैं? यस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। आगे आ जाओ। इट कम्स इन फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1962। 1962 से ये इफेक्टिव हुआ। अच्छा, कितने सेक्शंस हैं? 298 सेक्शंस हैं, 14 शेड्यूल्स हैं। तो आपको तो पता ही है, एमसीक्यूज भी होते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। 298 सेक्शंस और 14 शेड्यूल्स। ओके, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन भी होते हैं, क्लॉज भी होते हैं, सब क्लॉज भी होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, सब सेक्शन और क्लॉज में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। क्या डिफरेंस है दोनों में? बताओ। सब सेक्शन जो होते हैं, जब भी कभी कोई पार्ट, कोई सेक्शन का कोई पार्ट, कोई हिस्सा अगर वो दूसरे पार्ट से कनेक्टेड फील करता है, मतलब उनके बिना हम लोग पूरा सेक्शन नहीं बता सकते किसी को, तो ऐसे केस में अगर वो कनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मैं कहूंगा कि वो सब सेक्शंस हैं। बट अगर वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो मैं उनको बोलूंगा वो क्लॉज है। क्या है? वो क्लॉज है। सो इंडिपेंडेंट है अगर सारे, तो वो क्लॉज है। और अगर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो मैं क्या बोलूंगा? तो वो सब सेक्शंस बोलूंगा। क्या बोलूंगा उसको? सब सेक्शन। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोवाइजो एंड एक्सप्लेनेशंस। प्रोवाइजो क्या होते हैं दोस्तों? प्रोवाइजो क्या होते हैं? प्रोवाइजो क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 2-2 नंबर का। द प्रोवाइजो टू अ सेक्शन, सबसेक्शन या क्लॉज का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन। क्या होता है? एक्सेप्शन टू द प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन, सबसेक्शन या फिर क्लॉज। अच्छा, एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन क्या है? टू गिव अ क्लैरिफिकेशन। Explanation to any section, subsection या clause gives a clarification relating to the provisions contained in respective section, subsection या फिर clause। तो ultimately proviso बात करता है exception की, explanations बात करते हैं clarification की। Is that clear everyone? अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट हर साल चेंज होता है। हाँ सर, हर साल चेंज होता है विद एडिशंस एंड डिलीशंस बॉट आउट बाय। हर साल क्या आता है? फाइनेंस एक्ट। हर साल फाइनेंस एक्ट आता है। तो आपके एग्जाम्स में कौन सा फाइनेंस एक्ट है? फाइनेंस एक्ट 2023। तो जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं ना, उनके लिए बजट 2023 ही लगता है। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज वेस्टेड विद सीबीडीटी। ये बात तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली थी डिफरेंस के अंदर। अब मुझे बताओ, डायरेक्ट टैक्सेस की पावर सीबीडीटी के पास है, कैसे आई पावर? क्या है? दो पावर्स। सेक्शन नंबर है 295 और है सेक्शन नंबर 119। ये 295 क्या कहता है? सीबीडीटी के पास अथॉरिटी है टू फ्रेम रूल्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स। अगर आज इनकम टैक्स से रिलेटेड रूल्स बनाने हैं, तो वो पावर्स किसके पास है? सीबीडीटी के पास। कहां लिखी हुई है? सेक्शन 295 में। अच्छा, सेक्शन 119 में क्या लिखा है? सीबीडीटी का पावर है टू इशू सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। तो भैया कोई भी सर्कुलर नोटिफिकेशन इशू नहीं कर सकता। क्या कोई भी प्राइम मिनिस्टर जी भी नहीं कर सकते? तो बताओ कौन करेगा? सीबीडीटी करेगा। कौन करेगा? सीबीडीटी करेगा। वो बात और है कि सीबीडीटी के ऊपर जो लेवल की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री आता है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, वो ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट अल्टीमेटली नोटिफिकेशन देने की पावर सीबीडीटी के हाथ में ही है। इज दैट क्लियर? तो 295 टू फ्रेम रूल्स, 119 टू इशू सर्कुलर नोटिफिकेशंस। फिर से एक बार बोल दो, 295 टू फ्रेम रूल्स, 119 सर्कुलर नोटिफिकेशंस। ओके, ठीक है। तो ये बातें तो बेसिक बातें। फाइनेंस एक्ट की बात करते हैं। हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, बट आपको पता है जिस साल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं उस साल 2 बार बजट आता है। एक इंटरिम बजट कहलाता है और एक फाइनल बजट कहलाता है। तो भाई अभी इस साल तो वही होने वाला है ना? तो बताओ, फाइनेंस एक्ट के अंदर द फर्स्ट शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट
फर्स्ट शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट कंटेन्स 4 पार्ट्स। इस फाइनेंस एक्ट के ना कुछ शेड्यूल्स होते हैं। उसका जो पहला शेड्यूल है उसके 4 पार्ट्स हैं। वो 4 पार्ट्स क्या लेके आते हैं? अमेंडमेंट्स लेके आते हैं रिलेटेड टू इनकम टैक्स। पार्ट 1 इस फर्स्ट शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाइज द रेट ऑफ टैक्स। किसके बारे में बात करता है ये? रेट ऑफ टैक्स। तो जो करंट असेसमेंट ईयर है जो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है उसके करंट रेट्स ऑफ टैक्स आपको बताता है पार्ट 1। अच्छा, पार्ट 2 क्या बताता है? पार्ट 2 बताता है टीडीएस के रेट्स। किसके रेट्स? टीडीएस के रेट्स। पार्ट 3 क्या बताता है? पार्ट 3 बताता है आपको टीडीएस के रेट ऑन सैलरी, टीडीएस हाउ टू कैलकुलेट टीडीएस ऑन सैलरी एंड एडवांस टैक्स कैसे कंप्यूट किया जाए। तो मुझे समझ में आई बात। तो भाई पार्ट 3 बात करता है टीडीएस ऑन सैलरी एंड एडवांस टैक्स, और पार्ट 4 बात करता है रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम। तो मुझे बताओ 4 पार्ट्स हैं सर, याद हो गया? पार्ट 1 टैक्स के रेट्स, पार्ट 2 टीडीएस रेट्स, पार्ट 3 टीडीएस ऑन सैलरी एंड एडवांस टैक्स, और पार्ट 4 रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम। क्या ये बात समझ में आई? फिर से बोल दूं, फाइनेंस एक्ट के पहले शेड्यूल के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 टैक्स रेट्स, पार्ट 2 जल्दी बताओ, पार्ट 2 टीडीएस रेट्स, पार्ट 3 टीडीएस ऑन सैलरी एंड एडवांस टैक्स, और पार्ट 4 रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा, अब टैक्स रेट्स के बारे में बात करते हैं। फाइनेंस एक्ट के अंदर टैक्स रेट्स जो आए इसमें काफी चेंजेस आए। ठीक है, आपको पता है वैसे बेसिक बात करें, सरचार्ज क्या होता है? तो सरचार्ज क्या है? सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स है जो कि ओवर इनकम टैक्स लिया जाता है। और बताए कब लगता है? जब कभी एक लिमिट से ज्यादा इनकम आप कमाते हो तो गवर्नमेंट आपसे सरचार्ज लेती है, एक्स्ट्रा टैक्स लेती है, और जनरली अमीरों से टैक्स लेती है सरचार्ज। तो जिसकी ज्यादा इनकम है उनसे सरचार्ज ले लिए जाते हैं। समझ में आती है बात? ठीक है। अच्छा, सरचार्ज किसके ऊपर लगता है? सब पर ही लगता है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगता। ओके सर, मार्जिनल रिलीफ क्या है? मार्जिनल रिलीफ के बारे में मैं चर्चा करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। हेल्थ एजुकेशन सेस आपको पता ही है, अभी करंटली हेल्थ एजुकेशन सेस कितना लगता है? 4%। और ये कब लगता है? ये भी टैक्स ऑन टैक्स लगता है। जो इनकम टैक्स होगा ना, जो इनकम टैक्स होगा, अगर इसमें सरचार्ज भी लग गया, सरचार्ज किस पे लगाया गया? इनकम टैक्स पे। तो जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर लगाएंगे सेस। क्या ये बात समझ में आई? और फिर हमारी आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग टैक्स निकालते हैं। नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ टैक्स रेट्स, स्लैब रेट्स और फ्लैट रेट्स। तो आपको तो पता है बच्चे बड़े परेशान हैं न्यू रिजीम के चक्कर में, क्योंकि न्यू रिजीम कई बार हम न्यू हो गया और वो जो न्यू आता है वो भी ओल्ड हो जाता है हर बार। तो पिछली बार जो न्यू आया था वो ओल्ड हो गया, वो मतलब ओल्ड नहीं, वो इररिलेवेंट हो गया। ओल्ड भी नहीं, वो इररिलेवेंट हो गया। अब जो नया आया है ये नया वाला है जो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो स्लैब रेट्स आर एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एवरी अदर एजेपी। मैं आपको बता दूं, बच्चे ने अमेंडमेंट नहीं देखी, अगर वो सिर्फ अमेंडमेंट की वीडियो देखना चाहता है तो भाई अमेंडमेंट की वीडियो भी मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर रहा हूं, तो आप लोग प्लीज उस प्लेलिस्ट को देखना। उसमें पहला टॉपिक टैक्स रेट्स का है। तो टैक्स रेट्स में जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो मैंने वहां बता दी है। ठीक है, बताओ स्लैब रेट्स किस किस पर लगता है दोस्तों? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। ये सर ये क्या है? बेटा ऐसा है, एक पर्सन की ना डेफिनेशन है। कहां है? मैं आपको दिखाता हूं पर्सन की डेफिनेशन। ये देखो, यहां पे आपको पर्सन की डेफिनेशन दिखाता हूं। ये रहा, पर्सन में क्या क्या आते हैं बताओ। ये बात जाननी बहुत जरूरी है टैक्स रेट्स के लिए। इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पता है आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन होती है? फैमिली बिजनेस, है ना, जिसमें हेड ऑफ द फैमिली करता होता है ना। कंपनी कौन होता है? कंपनीज एक्ट 2013 में जो रजिस्टर्ड होती है। फर्म, पार्टनरशिप एक्ट, रजिस्टर्ड हो या ना हो वो फर्म मानी जाती है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, इनमें से कोई भी अगर पर्संस एसोसिएट होते हैं फॉर कॉमन मोटिव, ठीक है, उनको हम एओपी बोलते हैं। और अगर सिर्फ इंडिविजुअल एक साथ हो जाए फॉर अ कॉमन मोटिव, हम इनको बीओआई बोलते हैं। लोकल अथॉरिटी क्या है? एमसीडी, डीडीए, ये सब क्या है? लोकल अथॉरिटीज है। इनको भी अपनी इनकम पर टैक्स देना पड़ सकता है। और लास्ट क्या है? एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जिसका मैं जनरली एग्जांपल देता हूं बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो क्या है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, क्योंकि ना ही वो इंडिविजुअल है, ना वो एचयूएफ है, ना वो कंपनी है, ना ही वो कोई पार्टनरशिप फर्म है, ना ही वो कोई एसोसिएशन है ना। कोई वो ऐसा तो है नहीं कि कुछ कंपनी फर्म ने मिलकर बनाया हो, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, कोई लोकल अथॉरिटी नहीं है, कोई एमसीडी डीडीए टाइप नहीं है। मुझे बताओ फिर ये क्या है? ये है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, मतलब जो पर्संस बच गए वो इसमें आ जाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जिसमें हम डीयू का नाम दे सकते हैं। ओके सर, अब मुझे बताओ टैक्स रेट्स में आप क्या बताने जा रहे हो? मैं बताने जा रहा हूं कि टैक्स रेट्स में ना बहुत बड़ा चेंज आया है। एक तो स्लैब रेट होता है, वो जो इनके ऊपर आता है, इसमें चेंजेस आ गए हैं। फ्लैट रेट की बात इतने बड़े चेंजेस नहीं है, स्लैब रेट के चेंज खतरनाक है। आओ जरा देख लेते हैं स्लैब रेट्स के चेंजेस।
बच्चों न्यू रिजीम इनकम टैक्स में क्या चेंजेस आए हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। एक बात हमेशा याद रखें, अब जो ये न्यू रिजीम आया है ना 115 बीएससी सेक्शन, इसको 115 बीएससी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएससी के सब सेक्शन 1 2 3 छोड़ दो, 115 बीएससी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएससी एज पर फाइनेंस एक्ट 2023, ठीक है, ये वही है। अब मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं ये 115 बीएससी जो सेक्शन है इसमें क्या आया? गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बेहतरीन टैक्स रेट निकाले, कहा कि आपको 3 लाख रुपए तक टैक्स ही नहीं देना। ओके, 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना। अच्छा, 3 से लेके 6 लाख पर 5, 6 से लेके 9 लाख पर 10, 9 से लेके 12 लाख पर 15, 12 से 15 पर 20 और अबव 15 पे 30। तो टैक्स रेट कैलकुलेट करने आते हैं। मान के चलते हैं आपकी टोटल इनकम 8 लाख है। चलो मैं एक क्वेश्चन तो करके दिखाई देता हूं, वैसे तो मैंने आपको बोला अलग से कराऊंगा। 8 लाख रुपए है, तो बताओ पहले 3 लाख पर क्या करेंगे? 0। फर्स्ट 3 लाख रुपीस पर क्या करेंगे? 0, टैक्स ही नहीं लगाएंगे। फिर 3 से 6 यानी अगले 3 लाख रुपए पर कितने होंगे? जल्दी बताओ, अगले 3 लाख पर कितने होंगे? 5% यानी 15,000, ठीक है। और फिर बैलेंस जो बच गया कितना? 2 लाख रुपए। उस 2 लाख रुपए पर कितना लगेगा? उस 2 लाख पे लगेगा 10%। तो ये हो गया 3 लाख पे 5% 15 और 2 लाख पे 10% 20,000। टोटल टैक्स कितना हो गया बच्चों? 35, ठीक है। इस तरीके से टैक्स निकलेगा। तो मुझे बताओ, पहले 3 लाख पर 0, फिर 3 लाख पर 5, फिर उसके 3 लाख पर 10, फिर 3 लाख पर 15, फिर 3 लाख पर 20 और उसके ऊपर जो है ना वो 15 से ऊपर हो जाएगा, तो 15 से ऊपर पे 30, मतलब 25 वाला कोई रेट ही नहीं है। क्या ये याद रहेगा? ठीक है। अच्छा, ये तो हुए टैक्स के रेट्स। मुझे लगता नहीं है इसके अंदर कोई परेशानी है। इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं? हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर देते हैं एट द रेट ऑफ 4%, जो है वो टैक्स के ऊपर लग जाता है और फिर उसके बाद टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। ओके सर, अब क्या है, इस न्यू रिजीम के अंदर एक खासियत और है। न्यू रिजीम के अंदर खासियत ये है जो मैंने ऊपर बताई नहीं, ये अब डिफॉल्ट रिजीम है। क्या है ये? डिफॉल्ट रिजीम है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? डिफॉल्ट रिजीम का मतलब ये होता है कि जब भी आप आईटीआर भर रहे होगे, इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे होगे, तो जो आप इनकम लिखोगे वहां पर, मान लो तुमने इनकम लिखी 10 लाख रुपए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका टैक्स जो है वो न्यू रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट होके आएगा। यानी अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा। आपको वहां पर ऑप्शन दिया जाएगा ओल्ड रिजीम में जाने का, अगर आपको ओल्ड रिजीम लेना है तो। ओल्ड रिजीम बंद नहीं हुआ है, ओल्ड रिजीम को ऑप्शनल कर दिया है, बट न्यू रिजीम तो मैंडेटरी है। भाई न्यू रिजीम में तो ये बोल दिया कि डिफॉल्ट हो गया, तो बाय डिफॉल्ट यही टैक्स निकल के आएगा, ठीक है। कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा था गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने फिर इस तरीके से प्लान कर लिया डिफॉल्ट रिजीम। क्या ये बात समझ में आई? मुझे बताओ, डिफॉल्ट रिजीम वाली बात समझ में आई? ओके। अब बताऊं क्या है, अब एक और दिक्कत है। जब आप क्वेश्चंस करने बैठते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है। आखिरी लाइन में जरूर न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम के बारे में बात की गई होगी। अगर बात नहीं की गई ना तो आपको समझ जाओ, आपको न्यू रिजीम के हिसाब से आंसर निकालना है। इसके हिसाब से आंसर निकालना है, न्यू रिजीम के हिसाब से। अच्छा, न्यू रिजीम के अंदर तो बहुत सारी टेंशनें है ही नहीं, बहुत सारे बेनिफिट्स, तो आपको चक्कर ही नहीं, आपको टेंशन ही नहीं लेनी। ओके, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मैं आज हम लोग न्यू रिजीम पर फोकस नहीं कर रहे, बट मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको क्वेश्चंस कर करके दिखाऊंगा, ठीक है। मुझे बताओ, सरचार्ज इन केस ऑफ डिफॉल्ट रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी, गवर्नमेंट क्या कहता है? कहता है अगर टोटल इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा होती है तो आपको सरचार्ज लगेगा कितना? 10%। ओके सर, अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है तो सरचार्ज लगेगा 15%। सर ये तो वैसा ही है ना? हाँ। अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होती है तो सरचार्ज लगेगा 25%। सर ये तो बिल्कुल वैसा ही है सर, पहले भी तो ऐसा ही था। हाँ, बट क्या 5 करोड़ वाला दिख रहा है आपको पॉइंट? नहीं दिख रहा सर। इसका मतलब है लास्ट मैक्सिमम सरचार्ज का रेट कितना है? 25। तो 10, 15 और 25 यानी 37% वाला कोई सरचार्ज अब नहीं है, न्यू रिजीम में नहीं है, ओल्ड रिजीम में है। क्या ये बात समझ में आई? ओके। तो ये ओल्ड रिजीम के कुछ नुकसान भी हैं, तो वो ओल्ड रिजीम का नुकसान है कि 37% का टैक्स रेट है। मुझे बताओ, गवर्नमेंट ने ये पॉइंट तो बिल्कुल वैसे ही रख दिया जो पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज ऑन टैक्स पेबल ऑन डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन, जो कि स्पेशल सेक्शंस है। 111A याद है ना? 111A सेक्शन क्या था भाई? शेयर की ट्रेडिंग करते हो विद इन अ ईयर वाले शॉर्ट टर्म, 111 शॉर्ट टर्म के लिए था ना। तो अगर आप विद इन अ ईयर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हो लिस्टेड शेयर्स की, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या कहते हैं 15% फ्लैट रेट पे करना होता है। याद आ रहा है? एक 112 था और एक 112A था। ये तीनों ही शेयर्स के बारे में थे। कुछ याद आ रहा है? कई वैरायटी थी। कैपिटल गेन चैप्टर में बात करेंगे अगर रिवाइज कर रहे हो तो। मुझे बताओ, ये गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? गवर्नमेंट ने बोल दिया इनके लिए मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा? 15%।
इनके लिए मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा 15%। क्या ये बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि मैक्सिमम सरचार्ज के रेट अब 15 लगेगा इनके लिए। बट मुझे एक बात बताओ, क्या ओवरऑल सरचार्ज का रेट मैक्सिमम 15 है? नहीं, कहां तक जा रहा है? 25। ठीक है, आ जाओ। मार्जिनल रिलीफ क्या चीज है बच्चों? देखो सिंपल सी बात है, जब भी इनकम, अच्छा न्यू रिजीम में बच्चों का सवाल है मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जैसे हम लोग ओल्ड रिजीम में हम लोग पहले करते थे वैसे ही करना है। सो न्यू रिजीम अगर आप लोगों ने फॉलो किया है तो भैया कुछ भी आपसे जा नहीं रहा। बट हाँ, आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपकी जो मार्जिनल रिलीफ है उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है? मैक्सिमम सरचार्ज 25%। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। क्या ये बात समझ में आई? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो मार्जिनल रिलीफ में क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करा के मैं आपको वो चीज रिवाइज करा देता हूं। ये देखो कि मान लो अगर मेरी इनकम 50 लाख रुपीस है, तो क्या मैं टैक्स निकाल सकता हूं? न्यू रिजीम के हिसाब से निकाले। पहले 3 लाख पर 0, बताओ। अगले 3 लाख पे 5%, कितना हो गया? 15,000। फिर उसके बाद अगले 3 लाख पर 10%, कितना हो गया? 30,000। फिर उसके अगले 3 लाख पे 15%, कितना हो गया? 45,000। अच्छा, फिर 3 लाख पे 20%, कितना हो गया? 60,000। और फिर इसके बाद ये हो गए बैलेंस। अब जो बैलेंस बच गया 15 लाख से ऊपर, कितना बच गया? 35 लाख। उसके ऊपर 30%, उसके ऊपर 30%, तो कितना हो जाएगा? 10,50,000। मुझे लगता है टोटल टैक्स आ रहा है हमारा 12 लाख रुपए, है ना? फिर भी देख लूं, पहले 3 लाख पर 0, अगले 3 लाख रुपए पर, नेक्स्ट 3 लाख रुपीज पर 5% विच इज 15,000, अगले 3 लाख रुपए पर 10% यानी 30,000, अगले 3 लाख रुपए पर कितना आ जाएगा? ये हो गया 15%, 45,000। फिर उसके बाद अगले 3 लाख रुपए पर 60,000, हो गए ना 15 लाख रुपए। हाँ, तो बैलेंस पर कितना आ जाएगा हमारा जो रह गया? 35 लाख। 35 लाख पर 30%, 35 लाख पर 30%। मैंने सही लिखा था, 10,50,000 हो गए। तो ये टोटल हो गए 60, 45, 30 और 15, ये हो गए 12 लाख रुपए। ठीक आया था, 12 लाख रुपए का आया। प्लस क्या लगेंगे? प्लस सरचार्ज ऐड करें। 50 लाख से ज्यादा होने पर सरचार्ज लगता है। गवर्नमेंट ने कहा इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी तो सरचार्ज लगेगा। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अब अगर मेरी टोटल इनकम, तो मतलब यहीं पर छोड़ दो, टोटल इनकम अगर मेरी 50,50,000 रुपए होती तो क्या होता? तो टैक्स ऐसे निकालते हम भी, अभी भी ऐसे निकालते। बताओ, पहले 3 लाख पर 0, मुझे बताओ क्या टोटल 15 लाख पर टैक्स निकाल दूं? टोटल 15 लाख पर तो सेम ही रहेगा, पहले 3 लाख पर 0, अगले 3 लाख पर 15,000। ठीक है, और वो कितना है? 60, 45, 30 और 15, ये तो सेम ही रहेगा। तो यानी 1,50,000 तो आ ही गया। अब जो बाकी के बच गए 35 लाख रुपए, 35,50,000 रुपए, 35,50,000 रुपीज, इसके ऊपर 30%, 35,50 पर 30%। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो ये आ गया 10,65,000। मेरे को बताओ मेरा टोटल टैक्स कितना आ गया? ये आ गया 12,15,000, 12,15,000। अब हम क्या करेंगे? हमारा डिफरेंस तो मुझे दिख रहा है, बट मेरा इनकम में भी तो डिफरेंस आई है ना, तो टैक्स तो डिफरेंस आएगा ही। बट अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो गलत है। सरचार्ज का रेट लगा देंगे 10%, क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 1215,000 या 00। तो ये मेरा टोटल टैक्स आ गया 1215,000 प्लस 1215,000, ये आ गया 133,65,000। मुझे बताओ मेरी इनकम में कितना डिफरेंस है? 50,000 रुपए। मेरे को टैक्स कितना डिफरेंस देना पड़ रहा है? 12 लाख के कंपैरिजन में मुझे कितना टैक्स देना पड़ रहा है? 13,36,500। क्या ये गलत है? हाँ, ये गलत है। कितना डिफरेंस आ रहा है? 136,500। मुझे बताओ टैक्स, टोटल इनकम 50,000 से ज्यादा है, टैक्स मेरा 136,500 से ज्यादा है, तो क्या मुझे मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए। कैसे निकालेंगे? डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम। 136,500 माइनस 50,000, तो बताओ सारे बच्चे बताओ कितना आएगा? मेरा रिलीफ आएगा 86,500। क्या मैं एक्सेस टैक्स पे कर रहा था? हाँ, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा एमआर ले लो 86,500 का। आपको अगर मैं ये माइनस कर दूं माइनस 86,500, तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा 12,50,000। तो मेरे को जो टोटल टैक्स देना है वो 1250 पर सेस देना है, हाँ या ना? तो इस पर सेस देना है, कितना होगा? 1250 पर 4% होगा 50,000। तो मुझे कुल मिला के 13 लाख रुपए का टैक्स देना होगा। कुल मिला के कितना रुपए का देना होगा? 13 लाख रुपए का टैक्स लायबिलिटी देनी होगी। क्या ये बात सबको समझ में आती है? इस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे।
है ना, मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। अच्छा बच्चे, आप अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, क्या वहां पर भी मार्जिनल रिलीफ होगा? हाँ, 1 करोड़ से ज्यादा है तो अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से जितनी ज्यादा है, हम कंपेयर करेंगे 1 करोड़ पे टैक्स कितना आ रहा है, इससे कंपेयर करेंगे 1 करोड़ पे टैक्स कितना आ रहा है। 1 करोड़ पे जो टैक्स आ रहा है वो चेक करोगे। अच्छा 1 करोड़ पे सरचार्ज पहले से लग रहा होगा, कितना? 10%, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ तक है। 1 करोड़ से ज्यादा पर 15 है, तो 1 करोड़ से जो ज्यादा है उस पर 15 है, 1 करोड़ तक कितना लगेगा? 10। तो इसलिए उन दोनों में डिफरेंस आ रहा होगा, वो डिफरेंस आपको चेक करना है। भाई याद रखना है, अगर डिफरेंस इन टैक्स ज्यादा है, किससे डिफरेंस इन टैक्स ज्यादा है? डिफरेंस इन इनकम से। ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? और मार्जिनल रिलीफ किस चीज का है? दिस अमाउंट माइनस डिफरेंस इन इनकम, जो बाकी का डिफरेंस है वो मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो बताओ, मार्जिनल रिलीफ तो सबको समझ में आता है, तो भाई 2 करोड़ पे भी ऐसा ही होगा, 1 करोड़ पे भी ऐसा ही होगा और 50 लाख पे भी ऐसा ही है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, क्या रिबेट भी मिला? हाँ, रिबेट तो वैसे भी पहले भी मिलता था, डिफॉल्ट रजीम, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। मुझे बताओ, गवर्नमेंट ने कहा मैक्सिमम रिबेट हम आपको कितना देंगे? 25,000 रुपए का मैक्सिमम रिबेट देंगे। कितना रिबेट देंगे? 25,000 रुपए का रिबेट देंगे। अगर तुम्हारी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक की रहती है तो हम आपको 25,000 रुपए तक का मैक्सिमम रिबेट देंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ सर, बहुत ही आसान है। 7 लाख रुपए तक की इनकम पे, ये तो मतलब खतरनाक है। मुझे बताओ, आपका टैक्स 7 लाख तक जीरो ही बन जाएगा। मुझे बताओ कैसे? आपकी इनकम मान लो 7 लाख है, तो क्या होगा? पहले 3 लाख पर जीरो, अगले 3 लाख पर 5% कितना हुआ? 15,000, और 1 लाख और हो गया। 1 लाख के ऊपर कितना हुआ? 10%, कितना हुआ? 10,000। तो भाई 10,000 वो और 15,000, बताओ टोटल कितना हुआ? 25,000 ही तो हुआ। क्या इतना ही रिबेट मिल रहा है आपको? यस। तो सारा का सारा रिबेट अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएगा, टैक्स क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर सेस भी करेंगे तो सेस भी क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि जीरो के साथ जो टकराएगा वो खुद जीरो हो जाएगा। हाँ या ना? मुझे बताओ, गवर्नमेंट ने रिबेट बोली 7 लाख रुपए तक तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। क्या ऐसे ही पहले भी होता था? नहीं, पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो पहले ऐसा नहीं होता था। मतलब पहले था 5 लाख रुपए रिबेट। ठीक है, कितना रिबेट? 5 लाख पर रिबेट 12,500 रुपए की। अब है 7 लाख पर 25,000 रुपए की। क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, तो ये रिबेट आ गई। ओके, नाउ इसके अंदर भी एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और वो ये कि इस पर आपको रिबेट मिलेगा एक और, मार्जिनल रिलीफ। रिबेट पे भी मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। सर ये क्या चीज है? आओ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं ये वाली बात भी, रिबेट पे भी मार्जिनल रिलीफ, क्योंकि ये न्यू बात आ गई। ये ओल्ड रिजीम में नहीं होता था, न्यू रिजीम में है कि अगर मेरी इनकम, टोटल इनकम 7 लाख रुपए है, ठीक है, तो मेरा टैक्स तो हो गया जीरो, क्योंकि मुझे रिबेट मिल जाता है। बट अगर मेरी टोटल इनकम 7,10,000 रुपए है ना, तो मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है। बताओ कैसे? अच्छा, पहले 3 लाख पर जीरो, अगले 3 लाख पे 5% यानी 15,000, और फिर 1,10,000 रुपए के ऊपर 10% यानी 11,000। तो बताओ 11,000 प्लस 5,000 टोटल कितना बना? 16,000। मुझे बताएंगे सारे बच्चे? नहीं, 5,000, सॉरी कुछ गलती हो रही है। पहले 3 लाख पर जीरो, अगले 3 लाख पे 5% 15,000, तो वही हो गए थे। और 1,10,000 रुपए पर कितना? 1,10,000 रुपए पर कितना? 10%, तो 15,000 और 10 26,000 पे आएगा। ठीक है, टोटल 26 आएगा। मुझे बताओ, मेरी इनकम 7 लाख थी तो टैक्स जीरो था, बट अगर मेरी इनकम 7,10,000 हो गई तो टैक्स 26,000 है। तो क्या इनकम मेरी बढ़ गई? इनकम मेरी बढ़ गई। हाँ, कितने से बढ़ गई? 10,000 से। बट क्या टैक्स मेरा बढ़ गया? बहुत ज्यादा बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 26,000 से। क्या ये गलत है? हाँ, ये गलत है। क्या गवर्नमेंट यहां पर आपको रिलीफ देती है? गवर्नमेंट कहता है यस, हम रिबेट पे भी रिलीफ देंगे, मार्जिनल रिलीफ देंगे। बताओ कितना? 26,000 रुपए का डिफरेंस इन टैक्स आपको देना पड़ रहा है, माइनस कितना? 10,000 रुपए डिफरेंस इन इनकम। तो बताओ कितने रुपए का रिलीफ मिल जाएगा? 16,000 रुपए का रिलीफ मिल जाएगा, यानी आपको टैक्स देना पड़ेगा 10,000 प्लस सेस 4%, यानी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 10,400। क्या ये बात सबको समझ में आई? इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये है, आपको रिबेट मिला है रिलीफ पे। ठीक है, बट ये सिर्फ और सिर्फ न्यू रिजीम में यानी डिफॉल्ट रिजीम के अंदर है। ओके, अब सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ कंडीशंस। अब क्या करूंगा मैं आपके साथ, जो लाइव सेशन लूंगा ना, उसमें आप चिंता मत करना। उस लाइव सेशन के अंदर मैं आपके साथ इन सब बातों पे चर्चा करूंगा और क्वेश्चन दूंगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिकल सेशन जो होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के, उसके अंदर मैं सब कुछ क्वेश्चन कराऊंगा कि लीव ट्रेवल कंसेशन हटाना पड़े तो आपको क्या
बेनिफिट मिलेगा, और उसका बेनिफिट क्या मतलब हटा दिया। देखो डिफॉल्ट रजीम में वो कहता है ये सैक्रिफाइस करना है, मतलब आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगर ये हटा दिया तो क्या टैक्स बनेगा, तो डिफॉल्ट रजीम के हिसाब से करना है, यानी न्यू रजीम के हिसाब से। हटाने के बाद मतलब अगर मैंने इसकी कोई एग्जेम्पशन ले रखी है तो वो 10(5) की जो एग्जेम्पशन है ना वो हटानी होगी, और फिर हटाने के बाद जो इनकम आएगी ना उस पर टैक्स लगाना है। ठीक है, तो बहुत सारी एग्जेम्पशंस हैं जो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हटा दिया। 10(13) ने हटा दिया है, 5(14), ठीक है, नोटिफाइड अलाउंसेस है। अच्छा 10(17), अच्छा इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रिस्क्राइब्ड भी है जिन पे गवर्नमेंट अलाउंसेस की एग्जेम्पशन दे रहा है। तो 10(14) में कुछ एग्जेम्पशन मिल भी रही है, ठीक है, कुछ में 4-5 अलाउंसेस हैं उसकी एग्जेम्पशन मिल रही है। एचआरए की बात करें कंप्लीटली आउट है, कोई मतलब नहीं। 10(5) एलटीसी बिल्कुल आउट है। 10(17) डेली अलाउंस ऑफ और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस ऑफ एमपी एमएलए, ये नहीं मिलेगा, इसकी कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। बेसिकली पहले फुली एग्जेम्प्ट होता था, बट अगर आप एमपी एमएलए हो तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम आपको ये एग्जेम्पशन फिर बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, अगर आप न्यू रिजीम लेते हो तो 10(32) याद है क्लबिंग के अंदर माइनर की इनकम जो क्लब होती थी पेरेंट की इनकम में, उसमें 1500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती थी, वो भी छीन ली। ठीक है, 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गवर्नमेंट कहता है वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्रॉफिट हम 100% एग्जेम्प्ट कर देते थे वो खत्म, अब नहीं मिलेगा। सेक्शन 16(1) एंटरटेनमेंट अलाउंस, सॉरी गलती से लिख दिया है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का 16(1) नहीं होता है, 16(2) होता है, और 16(3) आएगा प्रोफेशनल टैक्स। एंटरटेनमेंट अलाउंस 16(2) और 16(3) प्रोफेशनल टैक्स, ये तीन दोनों ही खत्म हो गए। मतलब क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन रहने दिया? हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्शन है सेक्शन 16(1)(a, क्या है सेक्शन 16(1)(a, ये रहने दिया। बाकी एंटरटेनमेंट अलाउंस हटा दिया, प्रोफेशनल टैक्स हटा दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? न्यू रिजीम के लिए ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ये रहने दिया, ये अच्छी बात कर दी। बताओ स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है? 50,000 वो मिल रही है सैलरी में। अच्छा 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या हाउस प्रॉपर्टी में भी एक 24A नाम से स्टैंडर्ड डिडक्शन होती थी? हाँ, क्या वो रहने दी? वो रहने दी, चलो ये अच्छी बात है। पहले ऐसा नहीं होता था, ये अभी नए रिजीम के अंदर इन्होंने दोनों स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दी हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। 32(1)(2)A एडिशनल डेप नहीं मिलेगा। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो एडिशनल डेप हम गवर्नमेंट कह रहा है हम आपको नहीं देंगे। इज दैट क्लियर? 35(1)(2) यानी साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जो डोनेशंस वाले पॉइंट थे ना, डोनेशंस वाले, वो नहीं मिलेगी। यानी अगर इन हाउस रिसर्च कर रहे हो तो मिल जाएगी, बट अगर आप डोनेशन दे रहे हो तो नहीं मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, तो ये कुछ बेनिफिट हैं जो छीन लिए गए हैं आपसे, अगर आपको बेनिफिट चाहिए। 35AD स्पेसिफाइड बेनिफिट, स्पेसिफाइड बिजनेस का बेनिफिट हम लोग नहीं देंगे, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा 80C to 80U की डिडक्शन ही नहीं मिलेंगी, 80C से 80U की कोई लिस्ट का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, एक्सेप्ट एक है एनपीएस जिसका बेनिफिट दिया जाएगा, और एक है नया आया है रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अग्निपथ स्कीम, इसके बारे में 80CCH ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट कह रहा है जो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ना 80CCD के अंदर, वो बेनिफिट मिल जाएगा एनपीएस, और इसके अंदर भी बेनिफिट मिल जाएगा, और 80JJAA का भी बेनिफिट आप ले पाओगे। मतलब ये तीन सेक्शंस को छोड़ दें, बाकी 80C to 80U खत्म। बताओ 80C to 80U में बहुत सारे थे, बट उसके अंदर 80CCD को छोड़ दिया, इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की, इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करी। 2 लिखा है, 2 इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन था, आपको याद होगा 1 इंप्लॉई था। अच्छा 80CCH2 सिमिलरली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अग्निपथ स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया है कि हम आपको उसकी डिडक्शन आपको अलाउ कर देंगे। अच्छा एम्प्लॉयमेंट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, उसमें 80JJAA सेक्शन लगता था, वो भी गवर्नमेंट ने कहा हम लोग रहने देंगे, अलाउ कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो ये कहीं ना कहीं यार, ये देखो देश को भला भी तो देखना है ना, इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा भैया जो अच्छा काम हो रहा है, न्यू एम्प्लॉइज आएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अच्छी बात है ना वो तो वहां पर गवर्नमेंट ने रोक हटा दी और कहा कि ये अलाउ होने दो। ठीक है, बताओ ये बेनिफिट्स हैं जो आपके साथ छीन लिए गए और कुछ कुछ दे दिए गए। ठीक है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ लॉसेस हैं विच आर नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। क्या गवर्नमेंट ने कहा अगर आप न्यू रिजीम लेते हो तो हम आपको कुछ लॉसेस हैं जिसका बेनिफिट नहीं देंगे। वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम सेट ऑफ एनी लॉस कैरी फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर, अगर कोई लॉस को आप या पिछले साल के कोई डेप्रिसिएशन को आप इस साल में लेके आ रहे हो और आप उसको सेट ऑफ करना चाह रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। क्या ये बात समझ में आई? अगर आप न्यू रिजीम कर रहे हो तो सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, कैरी फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर if such loss or depreciation is attributable to any of the deduction referred in one above। यानी अगर आपने कोई डिडक्शन ली थी जो 1 above में, 1 above मतलब ये वाला पॉइंट इसमें आ रहा है, जो इनमें से कोई भी जैसे साइंटिफिक रिसर्च, एडिशनल डेप्थ, और उसमें आपने क्या ली थी
भाई आपने क्या लिया, उसकी वजह से आपको क्या मिल गई, आपका बिजनेस में लॉस आ गया, वो जो लॉस है आप उस वजह से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपको ऊपर वाले जो डिडक्शंस है उसकी वजह से कोई लॉस आ रहा है और वो आप कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे। क्या इतनी बारीकी पे जाने की जरूरत है? नहीं, इतनी बारीकी पे जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको इतनी बात समझनी है कि लॉसेस का सेट ऑफ सारे लॉसेस को सेट ऑफ नहीं मना कर रहा, सिर्फ लॉसेस, जो लॉसेस आप इन सेक्शंस में जो ऊपर हमने बेनिफिट पढ़े हैं वो डिडक्शन जो छीन ली गई हैं, वो डिडक्शन में से कोई भी खर्चे, जैसे मान लो एडिशनल डेप, ठीक है, या कुछ भी, अब ऐसा डेप्रिसिएशन वगैरह की वजह से आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो गया और जिसकी वजह से वो जो नुकसान हुआ है, वो जो नुकसान है आप सेट ऑफ कर रहे हो अगले साल, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ठीक है, लिखा ना, इफ सच लॉस और डेप्रिसिएशन इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी ऑफ द डिडक्शन रेफर्ड इन वन अबव। अच्छा, और अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, आप हाउस प्रॉपर्टी के साथ इसको सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है विद एनी हेड ऑफ इनकम आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, वुड नॉट बी अलाउड। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगर आप न्यू रिजीम लेते हो तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ करने के लिए ही मना कर दिया। डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, गवर्नमेंट ने कहा आप डेप्रिसिएशन तो ले पाओगे और उसका भी मैक्सिमम रेट कितना ले पाओगे, 40 से ऊपर तो रेट ही हटा दिया ना वैसे तो, बट कहा 40%, यानी फ्यूचर में कभी किसी के ऊपर नया रेट लगाया बट इनके ऊपर 40 पे, इस 40 से ज्यादा नहीं मिलेगा अगर न्यू रिजीम है तो। अच्छा, एडिशनल डेप्थ तो मिलेगा ही नहीं, एडिशनल डेप्थ तो मिलेगा ही नहीं, न्यू जो डेप्रिसिएशन है वो मैक्सिमम 40 मिलेगा, तो वैसे भी 40 मिलता है। Exemption or deduction for allowance or perquisites, कह रहा while computing total income any exemption or deduction for allowance or perquisite by whatever name called provided under any law for the time being in force would not be allowed। जो perquisites में और allowance में exemption या deduction होती थी वो benefit आपको नहीं मिलेगा जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता उसके अगेंस्ट कि भाई आपको इस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अभी तक नहीं आया तो हम लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि वो न्यू रिजीम में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? मैं आपके साथ कुछ और चर्चा भी कराऊंगा बट इस पॉइंट को नहीं करूंगा डिस्कस। इसका रीजन है मैं आपके साथ जब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको इसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा, यानी उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी फायदा नहीं है क्योंकि इसके साथ मुझे प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा। अभी हम थ्योरी रिवीजन कर रहे हैं तो आपको 4-5 बातें मेन आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी कुछ एग्जेम्पशन डिडक्शंस हैं जो छीन ली गई हैं, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है, इसका मतलब सैलरी वाली भी और हाउस प्रॉपर्टी वाली भी। अच्छा, एटीसी टू एटीयू के अंदर ये मिल रहा है, एटीसीसीडी 2 जो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, अग्निपथ स्कीम के अंदर इंप्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो मिल रहा है, और न्यू इंप्लॉइज वाला बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में आपको मैंने बताया कि कोई पुराने लॉस है जो जिनके कारण ऊपर वाले पॉइंट है, ठीक है, अगर उनकी वजह से लॉस है या कोई अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, हम सेट ऑफ करने नहीं देंगे। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो तो क्लियरली कह दिया कि किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन में मैक्सिमम डेप्रिसिएशन बोल दिया कितना, 40, और एडिशनल डेप्रिसिएशन के अंदर क्या बोल दिया कि वो मिलेगा ही नहीं। और एग्जेम्पशन और अलाउंस परक्विजिट्स के ऊपर जो एग्जेम्पशन मिलती है, जैसे कि एजुकेशन फैसिलिटी में 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, आपको याद आ रहा होगा, वो नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट मना कर रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? और इसके बारे में तो मैंने कहा ना मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अभी हमें ये पॉइंट भी छोड़ना पड़ेगा, ये टाइम लिमिट भी छोड़ना पड़ेगा। आगे आ जाओ। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑप्शनल रिजीम की। किसकी बात करने जा रहे हैं? ऑप्शनल रिजीम की, कि अगर आप ऑप्शन ले लेते हो डिफॉल्ट रिजीम से बाहर आने की। मुझे बताओ डिफॉल्ट रिजीम किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? इंडिविजुअल, और किसके ऊपर होता है? HOF, और किसके ऊपर होता है? AOP BOI, और किसके ऊपर होता है? AJP, है ना, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये इनके ऊपर ये रेट भी तो लगते थे, स्लैब रेट, ऑप्शनल रिजीम, हाँ लगते थे। मुझे बताओ रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी उम्र 60 ईयर से कम है, तो क्या बोला था गवर्नमेंट ने? 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, 2.5 से लेके 5 लाख पर 5%, 5 से लेके 10 लाख पर 20, अब 10 लाख पर 30। क्या ये स्कीम अभी भी है? हाँ है, ये स्कीम खत्म नहीं हुई है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन के अंदर लिखा जाएगा कि आप पुराने रिजीम में चले गए हो या न्यू रिजीम में। अगर आप कुछ भी नहीं लिख रहा तो न्यू रिजीम के हिसाब से करना है, और अगर क्वेश्चन में लिखा है तो पुराने रिजीम में शिफ्ट कर दो, उस हिसाब से टैक्स निकाल दो। ये है उनके लिए जो इंडिविजुअल्स एज 60 से बिलो है, और ये HOF के लिए भी है, AOP BOI के लिए भी है, AJP के लिए भी है, ठीक है। अच्छा, फिर जिनकी उम्र 60 है उससे ज्यादा है बट 80 से कम है, उनको सीनियर सिटीजन बोलते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला पहले 3 लाख पर 0, अगले 2 लाख पर 5%, अगले 5 लाख पर 20%, और फिर बैलेंस पर कितना? 30%। क्या ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं? हाँ, ये बात हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज 80 और अबव हो उनको बोला जाता है सुपर सीनियर। तो सुपर सीनियर के लिए क्या बोला? अप टू 5 लाख रुपए टैक्स 0, 5 से 10 लाख पर 20, अबव 10 लाख पर 30, ठीक है। रिबेट कितनी मिलेगी? सेक्शन 87A में 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स में 12,500 रुपए की छूट मिल जाएगी।
अच्छा, न्यू रिजीम में 7 लाख पर 25 और ओल्ड रिजीम में 5 लाख पे 12,500। ठीक है, इसमें वो रिबेट का, वो जो रिबेट में जो मार्जिन ली पड़ते थे वो इसमें नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। सरचार्ज का जो रेट है वो पैसा ही है जैसे पहले पढ़ा था। क्या कि अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा होगी तो 15, 2 करोड़ से ज्यादा होगी तो 25 और 5 करोड़ से ज्यादा होगी तो 37%। ये सरचार्ज के रेट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप लोग पहले पढ़ते थे। अच्छा, फिर बाकी तो ये स्कीम भी वैसे ही है जो हम लोग पहले पढ़ते थे। क्या कि डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और 112A, इनके ऊपर जो है गवर्नमेंट ने मैक्सिमम सरचार्ज का रेट लगा दिया। वो कितना है? 15%। यानी मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा? 15। ओके। अच्छा, एक ये बात अभी आपको याद होगी 60 और 80 वाली, कि भाई अगर आप 31 मार्च को 60 साल के हो जाते हो या 31 मार्च को आप 80 साल के हो जाते हो, सर आप पूरे साल के लिए 60 साल के ही माने जाओगे। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर सीनियर सिटीजन वाला स्लैब लगेगा। ओके, बट अगर सर 1 अप्रैल को 60 साल के होते हैं तो, हाँ, अगर 1 अप्रैल यानी अगले साल में आप 60 साल के होते हो 1 अप्रैल, तो गवर्नमेंट कहता है ये मान लिया जाएगा कि आप 31 मार्च को ही 60 साल के हो गए हो। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया है। क्या ये बात समझ में आई? सेम इन द केस ऑफ 80 ईयर्स वाली एज वाला भी, तो उसमें भी यही है कि अगर आप 80 ईयर्स की एज आती है आपकी 1 अप्रैल को होते हो, बट मान लिया जाता है कि 31 मार्च को ही आपने 80 साल की एज अचीव कर ली है, तो हम आपको बेनिफिट दे देंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? फिर बच्चों एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या बोला? वही ओल्ड रिजीम में तो वही था, पहले 10,000 रुपए पर 10%, अगले 10,000 रुपए पर 20%, बैलेंस पर 30%। और सरचार्ज का रेट देख लेना भाई, सरचार्ज के रेट वैसे नहीं है जो पहले होते थे। तो सरचार्ज का रेट है 7% अगर नेट इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 12% अगर नेट इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई? ये क्या कंपनी का भी ऐसा ही था? हाँ, डोमेस्टिक कंपनी का भी ऐसा ही था। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऑप्शनल रेट भी होते हैं 115 BAD के अंदर। बताओ कितना है? 22%। 22% फ्लैट रेट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अगर वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है तो गवर्नमेंट यहां पर कुछ बेनिफिट देती है, कुछ सेक्शंस। हालांकि हम लोगों को ज्यादा फोकस नहीं करना है उस पर। ओके, आगे आ जाओ। फ्लैट रेट्स की बात करें दोस्तों, तो फ्लैट रेट के अंदर गवर्नमेंट ने कंपनीज के ऊपर, डोमेस्टिक कंपनी की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक कंपनी में टैक्स लगा दिया है 30%। तो डोमेस्टिक कंपनी 30% पहले भी देती थी, बट कहता अगर टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर 21-22, देन टैक्स विल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 25%। तब टैक्स कितना लगेगा? 25%। बताओ, अगर टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स डोमेस्टिक कंपनी की 400 करोड़ तक की रहती है 22-23 में, है ना, तो आपको जो 22-23 में नहीं, 21-22 में मैं बात कर रहा हूं, 23-24 की ना, सॉरी, मैं बात कर रहा हूं प्रीवियस ईयर 23-24 की। तो प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए मेरे को 22-23 नहीं देखना है, मुझे 21-22 देखना है, हाँ या ना? ठीक है, प्रीवियस ईयर 23-24 में मुझे कितना टैक्स देना है वो देखने के लिए मुझे 22-23 की टर्नओवर नहीं देखनी है, 21-22 की टर्नओवर देखनी है। 21-22 की टर्नओवर अगर 400 करोड़ तक होती है तो गवर्नमेंट कहता है हम आपके ऊपर टैक्स कितना लगाएंगे? 25। और अगर 400 करोड़ से ज्यादा होती है तो 30। क्या ये बात समझ में आई? सरचार्ज लगेगा 7% अगर नेट इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, ये तो बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, 12% लगेगा अगर नेट इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? डोमेस्टिक कंपनी। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम आया है 115 BAA। ये गवर्नमेंट ने बोला कि आप कंपनी हो, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, तो गवर्नमेंट ने बोला 115 BAA एक नया टैक्स रेट है। कितना? 22%। कितना टैक्स रेट है? 22%। यानी आपको 30 नहीं देना, 25 नहीं देना, 22 देना है। ओके, अगर आप कुछ शर्तें पूरी करते हो तो आपको 22% टैक्स पे करना पड़ेगा। ये भी अच्छा है, ठीक है, बट आपको क्या ध्यान रखना है? इतना नहीं, सेक्शन वाइज आप लोग ध्यान रख लो। 115 BAA एक सेक्शन है कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने बोला है 22% टैक्स रेट। ठीक है, अच्छा, एक है 115 BAD। ये किसके लिए है? ये है जो हमने अभी अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए पढ़ा था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी ये रेट कितना था? 22। यहां पर भी क्या रेट है? 22। इज दैट क्लियर एवरीवन? आप देख सकते हो ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पढ़ा था ना हम लोगों ने, उसमें भी क्या पढ़ा था कि 22% टैक्स पे करना है, BAD सेक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद बताओ, बच्चे कह रहे हैं सर फॉरेन कंपनीज का क्या है? अच्छा, डोमेस्टिक कंपनी का तो समझ में आया। अच्छा, डोमेस्टिक कंपनी में एक और सेक्शन भी है, BAB। अच्छा, BAC तो इंडिविजुअल HUF वगैरह के लिए हो गया। BAB ये भी कंपनी का है, ये भी न्यू मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए है। और यहां पर बोला गया टैक्स का रेट सिर्फ मात्र 15% देना होगा।
हालांकि हमें जरूरत नहीं पड़ती, बट आपको सेक्शन जरूर पता होना चाहिए। 115 BAA ये कौन सा है? कंपनी का टैक्स रेट है 22% वाला फ्लैट। BAB ये भी कंपनी का टैक्स रेट है, इस पर मैक्सिमम कितना देना है? 15%। अच्छा, BAC ये कौन सा है? ये वो न्यू रिजीम जो हम लोगों ने इंडिविजुअल HUF के लिए पढ़ी थी, जिसमें बोला 3 लाख रुपए तक 0, 3 से अगले 3 लाख पर 5, फिर 3 लाख पर 10, समझ गए ना? BAD किसका है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बोला गया 22% टैक्स पे करना है। क्या ये बात समझ में आती है सारे बच्चों को? अब बात करते हैं फॉरेन कंपनीज की। फॉरेन कंपनीज पे भी टैक्स लगता है? हाँ, फॉरेन कंपनीज पे टैक्स लगता है 40%। कितना टैक्स लगता है? 40%। और अगर कोई फॉरेन कंपनी जो कि लिखा है हाउएवर स्पेसिफाइड रॉयल्टी एंड फीस फॉर रेंडरिंग टेक्निकल सर्विस रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न बिटवीन दिस डेट, अगर आपने रॉयल्टी कमाई है इस डेट से लेकर इस डेट तक, एंड बिटवीन इस डेट से लेकर इस डेट तक, वुड बी चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, याद मत करो तो अच्छा है, आपको टैक्स का रेट 40% ही याद करना है, ठीक है जी। अच्छा बताओ, फॉरेन कंपनीज का टैक्स रेट कितना है? 40। अच्छा, फॉरेन कंपनीज पे सरचार्ज कितना है? 2% अगर नेट इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होती है, और अगर नेट इनकम 10 करोड़ से ज्यादा होती है तो 5%। बताओ, 2 और 5 याद हो जाएंगे। और ओल्ड रजीम में, सॉरी डोमेस्टिक कंपनी में 7 और 12, और फॉरेन कंपनी में 2 और 5। क्या न्यू रजीम ओल्ड रजीम बाकी कंपनीज फॉर्म में भी है? कंपनी में आया तो है, बट आपको जो हम लोग याद कर रहे हैं कंपनीज के लिए इतना ही याद कर रहे हैं। कौन सा? कंपनीज के लिए इतना ही याद करना है। क्या कि ये एक वन ऑफ द फ्लैट रेट है 22%। वैसे डोमेस्टिक कंपनी का रेट क्या है? 30, और 25 पॉसिबल है। और वो पॉसिबल कब है? जब उसका टर्नओवर 21-22 में अगर 400 करोड़ रुपए तक का होगा तो उसको टैक्स कितना देना होगा? 25 देना होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? मुझे बताओ बच्चों, फर्म का टैक्स रेट क्या है? फर्म का टैक्स रेट है 30%। फर्म का टैक्स रेट कितना है? 30%। सरचार्ज कितना है? 12%। और अगर नेट इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज आपको 12% देना है। लोकल अथॉरिटीज यानी MCD DDA के लिए टैक्स का रेट कितना है? 30%, और सरचार्ज कितना है? 12%, अगर नेट इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होती है तो। ठीक है, तो बताओ, याद हो गए इंडिविजुअल के लिए? ये देखो डेफिनेशन, यहां पे आ जाओ, डेफिनेशन के साथ साथ ही कर लेते हैं। इंडिविजुअल के लिए तो न्यू और ओल्ड दोनों है, ठीक है, इनके लिए तो न्यू और ओल्ड दोनों है। न्यू में, अच्छा इधर HUF के लिए भी बात करें, यहां पे भी न्यू और ओल्ड दोनों है। कंपनी की बात करें, इसमें भी न्यू और ओल्ड दोनों है। अच्छा, इसके अंदर जो कंपनी में जो न्यू रजीम है उसमें एक तो रेट है 115 BAA वाला, कितना? 22, और कितना है? एक 15 है। और ओल्ड की बात करें तो ओल्ड वाले में तो कंपनी का गवर्नमेंट का वैसे ही चल रहा है। अच्छा, ये ओल्ड और न्यू इसमें डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है, कंपनी में नहीं, वो इंडिविजुअल HUF वाले में। अच्छा, कंपनी के लिए ओल्ड के हिसाब से कितना है टैक्स रेट? 30 या 25 पॉसिबल है? बोलो हाँ या ना। फर्म की बात करें तो फर्म का रेट कितना है? 30, ठीक है। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ये उसी में आ जाएगा, न्यू और ओल्ड वाले में, इस वाले में, ठीक है, इस वाले में आ जाएगा। लोकल अथॉरिटीज की बात करें तो बताओ क्या होगा लोकल अथॉरिटीज में? लोकल अथॉरिटीज में क्या होगा? लोकल अथॉरिटीज का फ्लैट रेट लगता है 30%, ठीक है। और एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन ये उसी वाले में आ जाएगा, कैटेगरी में, इंडिविजुअल HUF के अंदर। क्या ये बात समझ में आई? और उसके लिए आपको याद रखना है, न्यू रजीम आया है, पहले 3 लाख पर 0, अगले 3 लाख पर 5%, फिर 3 लाख पर 10, फिर 3 लाख पर 15, फिर 3 लाख पर 20, और बैलेंस पर 30। क्या ये याद रहेगा? ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है बच्चों। आज हम लोग इतनी ही करेंगे। आज हम लोग ने सोचा, मैंने सोचा कि टैक्स रेट्स को फटाफट रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि छोटी छोटी क्लास ही ले पाऊंगा। तो अब आपके साथ मैं अगली क्लास जो लूंगा वो लूंगा किसकी? इस पर्टिकुलर चैप्टर के बाकी के थ्योरेटिकल कंटेंट की। तो मेरा चैप्टर नंबर 1 यानी टैक्स रेट्स अभी पूरा नहीं हुआ, टैक्स रेट्स हो गया है, ठीक है। इसका मैं बाकी का प्रैक्टिकल सेशन में आप लोग लाइव लूंगा, ठीक है। बट इसके लिए, ठीक है, जिसमें न्यू रजीम ओल्ड रजीम दोनों के बारे में बात करूंगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, यानी अगली क्लास की इंतजार करें, जिसके अंदर 1 घंटे के अंदर मैं बाकी का रिवीजन करा दूंगा। बाकी के जो कंटेंट इस फर्स्ट चैप्टर का है, इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स रेट्स। थैंक यू बच्चों।